राजपूताना के शासक अपने शत्रु की चाल में इतनी आसानी से क्यों फंस जाया करते थे? वो जो भी षड्यंत्र तैयार करते तो उनके उस धोखे को पहचान क्यों नहीं पाते थे? भले ही मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा हो, जिन्होंने उस व्यक्ति को शरण दी जिसने आगे चलकर मेवाड़ को लूटा और जिसके कारण मेवाड़ का शाका हुआ। 2 बार अटैक किया बहादुर शाह ने, 1533 में और 1534-35 में। या जैसलमेर का आप उदाहरण ले लीजिए कि कंधार से निकाला हुआ कोई एक व्यक्ति अमीर अली, जिसको उसके राज्य से निष्कासित कर दिया गया, जैसलमेर में आकर शरण मांगता है और यहां के जो शासक है लूणकर्ण, वो दरियादिली दिखाते हैं, उसको शरण देते हैं और उसी व्यक्ति के कारण यहां योद्धाओं को केसरिया करना पड़ा। या जालोर का उदाहरण ले लीजिए, या सिवाना का उदाहरण ले लीजिए, या रणथंबोर का उदाहरण ले लीजिए, या पृथ्वीराज चौहान का उदाहरण ले लीजिए। तो अगर इन सभी को एक सूत्र में हम पिरोएं तो निश्चित रूप से मन में यह सवाल तो उत्पन्न होता है कि क्या कारण रहा कि हमारे वाले जो शासक थे वो इतनी आसानी से इनके धोखे का शिकार क्यों हो जाया करते थे? क्या मूल्यों को इतना ज्यादा महत्व दिया करते थे जिसके कारण वो आंख ही बंद कर लिया करते थे? एक एक करके सारे विषय आपके समक्ष रखूंगा, फिर कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट भी चाहूंगा मैं कि आपका इस संबंध में क्या मानना है। गुजरात का एक शासक था जिसका नाम था मुजफ्फर शाह। इस मुजफ्फर शाह के 8 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था सिकंदर, जो मुजफ्फर शाह का बहुत फेवरेट था। और मुजफ्फर शाह ने अपने जीते जी ये डिक्लेयर कर दिया कि मेरे बाद जो उत्तराधिकारी होगा गुजरात का, वो मेरा सबसे बड़ा बेटा सिकंदर होगा। बाकी के जो भाई थे उनमें था एक बहादुर शाह, वो भी सुल्तान बनना चाहता था। बहादुर शाह का एक गुरु था जिसका नाम था शेख जीऊ, मतलब इस बहादुर शाह का ये गुरु और ये इसका मुरीद यानी चेला। शेख जीऊ इसको सुल्तान कहकर संबोधित किया करता था। शेख जीऊ का यह मानना था कि आज नहीं तो कल ये बहादुर शाह गुजरात का अगला सुल्तान बनेगा। तो गुजरात का सुल्तान कैसे बनेगा भाई? एक तो पिताजी की डेथ हो इसके, मुजफ्फर शाह की, और सिकंदर अगर शासक बनता है तो फिर सिकंदर को मारना पड़ेगा, क्योंकि सिकंदर को बिना मारे तो बहादुर शाह अगला शासक बन नहीं सकता। अब शेख जीऊ जब इसको सुल्तान कहकर बोला करता था, उच्चारित किया करता था, संबोधित किया करता था, तो यह बात चारों तरफ प्रचारित हुई। बोले सुल्तान तो यह बनेगा, शेख जीऊ भी इसको सुल्तान कहता है। तो सिकंदर शाह के मन में एक इनसिक्योरिटी का भाव आया और वो इस बहादुर शाह को मरवाने का प्रयत्न करने लगा। बोले एक काम करते हैं ना, इसको सल्टा देते हैं, भाई जिंदा रहेगा तो सुल्तान बनेगा ना, सल्टा देते हैं इसको। बहादुर शाह को जब यह बात पता चली, बोले भाई जो है वो सल्टाने का प्रयास कर रहा है और कभी भी सल्टा सकता है। तो बहादुर शाह यहां से भागता है अपनी जान बचाकर, अपने 2 भाइयों को भी साथ में ले लेता है। एक भाई का नाम है चांद खां और एक भाई का नाम है इब्राहिम खां। तो बहादुर शाह खुद, इसके अलावा उसका भाई चांद खां और उसका भाई इब्राहिम खां, ये तीनों यहां से निकलते हैं, भागते हैं गुजरात से। गुजरात से कहां जाते हैं? ये इधर आ गया राजपूताना। राजपूताना का ये वाला जो पार्ट है ये इधर है आपका मेवाड़। और मेवाड़ के इस समय जो शासक है वो है महाराणा सांगा, जो 1509 से और 1528 तक मेवाड़ के शासक रहे थे। 5 मई 1509 को यहां के शासक बने थे। अब जब वो जाता है तो ये सोचता है पहले गुरुजी से आज्ञा ले लें, गुरुजी से मिल लेते हैं। तो शेख जीऊ के पास में जाता है और शेख जीऊ उसको कहते हैं कि सुल्तान कैसे आना हुआ? बोले ऐसी ऐसी बात है, मैं अब अपनी जान बचा के और मैं मेवाड़ की तरफ जा रहा हूं। बोले ठीक है, क्या तेरी और कोई इच्छा है गुजरात के अलावा? भाई गुजरात की प्राप्ति के अलावा और कुछ चाहता है तू? बोले हां। क्या चाहता है? मैं मेवाड़ का सर्वनाश चाहता हूं,
मेवाड़ को खत्म करना चाहता हूं, मेवाड़ को बर्बाद करना चाहता हूं। शेख जी ने यह कहा कि सुल्तान तू ये इच्छा तो पाल ले, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना। बोले क्या? कि जिस दिन इस मेवाड़ का पतन होगा ना, इस चित्तौड़ का जिस दिन विनाश होगा तेरे कारण, उसी दिन तेरा भी विनाश हो जाएगा। बोले कोई बात नहीं, मेरा विनाश कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं चित्तौड़ का विनाश करूंगा। अब आपको ये बात अजीब सी नहीं खटक रही, अजीब सी नहीं लग रही कि साहब वो व्यक्ति अपनी जान बचाकर कहां शरण मांगने के लिए जा रहा है? मेवाड़। किसके पास? महाराणा सांगा के पास। और वो किस भाव के साथ में जा रहा है कि बाद में मैं इस मेवाड़ को या चित्तौड़ को बर्बाद कर दूंगा, तहस नहस कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। मतलब दोनों विरोधाभासी भाव हैं कि जिस राज्य में वो शरण मांगने के लिए जा रहा है अपनी जान बचाने के लिए, उसी राज्य के प्रति वो इस प्रकार के विचार पाले हुए है। जबकि हमारा जो इतिहास रहा है उसमें तो हम ये इस प्रकार की बातें पढ़ते हैं कि अगर एक बार किसी का नमक खा लिया तो फिर आप उस व्यक्ति से गद्दारी नहीं कर सकते। जबकि यहां तो वो कुछ और मंशा के साथ में आ जा रहा है। महाराणा सांगा जो उसको शरण दे रहे हैं, क्या महाराणा सांगा के मन में इस प्रकार की कोई बात है कि वो व्यक्ति जो मेरे राज्य में शरण लेने के लिए आ रहा है वो मेरे राज्य का विनाश करने की इच्छा पाले हुए भी है? क्योंकि यहां के शासकों का तो यह मानना था कि अगर कोई शरण में आ जाए तो शरणागत की रक्षा करना आपका पहला कर्तव्य है, आपका प्रथम धर्म है। मेवाड़ ने भी ऐसा किया, जो वैल्यूज थी उन वैल्यूज को महत्व दिया। लेकिन उन वैल्यू या उन मूल्यों को महत्व क्या सब जगह दिया जाना चाहिए, या उन मूल्यों को केवल वही महत्व दिया जाना चाहिए जो वास्तव में उसके योग्य है? इस पर आपका क्या मानना है? आप कमेंट सेक्शन में एक तो इस पर अपने विचार साझा करना। हालांकि हम ये देखते हैं कि इधर जो रणथंबोर आता है, रणथंबोर के शासक थे हमीरदेव चौहान, उनके द्वारा भी शरणागत की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया उन्होंने। अलाउद्दीन खिलजी के साथ में युद्ध लड़ा था 1301 ईस्वी का, और यहां पर शाका हुआ था रणथंबोर का, जिसको हम शाका कहते हैं कि योद्धा केसरिया वस्त्र धारण करे और मरने और मारने के लिए रणभूमि में कूद पड़े, और वीरांगनाएं जो हैं वो जौहर कर लें, जिंदा अग्नि को गले लगा लें। एक जल जौहर भी सुनते हैं, उस पर मैं अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि ये अभी हमारा विषय नहीं है। तो शाका का मतलब ये होता है कि वीरांगनाएं जो है वो जौहर कर लेती हैं, योद्धा जो है वो केसरिया कर रहे हैं। तो यहां रणथंबोर में भी हम ऐसा देखते हैं। और केवल ये दो उदाहरण क्यों, हम इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। थोड़ी देर के लिए इस मेवाड़ को यहां पर पोज करते हैं कि आगे क्या हुआ। यहां पर आओ, इधर ये एक प्रिंसली स्टेट आया करता था, एक रियासत आया करती थी जैसलमेर। और इस जैसलमेर के संबंध में आप ये पढ़ते हैं कि यहां पर 2.5 शाखे हुए। 2.5 शाखे का मतलब कि साहब दो तो पूरे पूरे शाखे हुए। इसका मतलब 2 शाखों में तो वीरांगनाओं ने जौहर किया कि जिंदा अग्नि कुंड में छलांग लगा ली, जिंदा अग्नि को गले लगा लिया। और तीसरा वाला जो शाखा हुआ था उसमें केवल योद्धाओं ने युद्ध तो लड़ा, केसरिया तो हुआ, लेकिन जौहर नहीं हुआ था, इसीलिए उसको अर्ध शाखा कहा गया। तो ये 2.5 शाखे हुए। ये जो अर्ध शाखा हुआ था, मतलब तीसरा वाला, इस समय यहां के जो शासक थे वो थे लूणकर्ण, जैसलमेर के। मैं बात कर रहा हूं 1550 ईस्वी की। और इधर कंधार की साइड में आप जाएंगे तो कंधार का एक व्यक्ति था अमीर अली। उस अमीर अली को उसके राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। अब राज्य से निष्कासित कर दिया, इसका मतलब कहीं कोई ठोर ठिकाना, कहीं कुछ नहीं है, सिर छिपाने के लिए कहीं छत नहीं है, कहीं कोई आसरा नहीं है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति यह विचार करता है कि मुझे फला जगह अगर शरण लेनी है, तो फिर उसके प्रति एक स्वामी भक्ति भी उत्पन्न हो जाती है कि नहीं यार, उस व्यक्ति ने फलाने मुश्किल समय में मेरी बहुत हेल्प की थी और मैंने उस व्यक्ति का नमक खाया है, तो अपने अंतिम सांस तक मैं उसके इस नमक का कर्ज तो अदा करूंगा। ये जो अमीर अली है, ये अपने राज्य से निकलता है, भागा भागा आता है और जैसलमेर राज्य में शरण मांगता है। जैसलमेर के शासक भी वही वैल्यूज, देखो मूल्य आपको सब जगह एक जैसे दिख रहे हैं। यहां देख लो, वो शरण दे रहे हैं उस व्यक्ति को जो इस चित्तौड़ के विनाश की मंशा पाल कर आ रहा है। हमीरदेव चौहान मोहम्मद शाह कैबू को शरण दे रहे हैं, हालांकि उन्होंने वफादारी निभाई इन 2 व्यक्तियों ने। यहां पर ये जो है लूणकर्ण, ये शरण दे रहे हैं उसको, अमीर अली को। न केवल शरण दी,
पगड़ी बदलकर उसको अपना पगड़ी बदल भाई बनाया। अमीर अली एक दिन ये कहता है कि साहब मेरी जो बेगम है वो आपकी बेगमों से मिलना चाहती है। बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप ले आना। अमीर अली के मन में यह विचार आया कि मैं इस जैसलमेर पर अधिकार कर लूं, लूणकरण को मौत के घाट उतार दूं, जैसलमेर मेरा हो जाएगा। वो क्या योजना बनाता है कि जो पालकियां होती हैं उन पालकियों में महिलाओं की बजाय, मतलब खुद की बेगमों की जगह अपने सैनिकों को बैठा देता है। जो सैनिक है वो महिलाओं के वस्त्र में, बोले साहब ये मेरी बेगमें आ रही हैं, अब कोई उगाड़ के तो देखेगा नहीं कि बेगम है या नहीं है। तो जब वो दुर्ग में पहुंचे तो अचानक से उन्होंने अटैक कर दिया। यहां के योद्धाओं ने जैसे तैसे अपने शस्त्रों को संभाला और ये युद्ध हुआ। हालांकि इस युद्ध में इसको मार गिराया गया, अमीर अली को सल्टा दिया गया। योद्धाओं ने यहां पर केसरिया किया, युद्ध हुआ, ये जौहर नहीं हुआ था इसमें। लेकिन बात यह है कि जिस व्यक्ति को शरण दी गई वह व्यक्ति इस प्रकार के विचार पाले हुए। ये तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक किताब है, राजस्थान का जो इतिहास है उसमें भी ये चीज है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ये वहां पर सारा सब दिया हुआ है और केवल उसमें क्यों, बहुत सारे सोर्सेज में बात दी हुई है। अब जब इस विषय को हमने पोज किया था तो वापस इस विषय पर आ जाओ कि ये जो बहादुर शाह है ये यहां से आ रहा है, गुजरात से मेवाड़ में शरण लेने के लिए आ रहा है। महाराणा सांगा यहां के शासक हैं, अपने गुरु शेख जीऊ की आज्ञा लेके आया। बहादुर शाह और अपने भाई चांद खां और अपने भाई इब्राहिम खां को लेके आया और इस मंशा के साथ में आया कि इस चित्तौड़ को एक दिन मैं बर्बाद करूंगा। महाराणा सांगा के पास आता है, महाराणा सांगा उसको शरण दे देते हैं। एक दिन क्या होता है, महाराणा सांगा के जो भतीजे होते हैं वो कोई कार्यक्रम करते हैं उसके सम्मान में, बहादुर शाह के सम्मान में। बोले आओ सब, नाच गाने का कार्यक्रम है। और उसमें जो नृत्यांगना जो नृत्य कर रही होती है वो इधर की होती है, अहमदनगर से। एक बार क्या किया था, महाराणा सांगा ने इधर अटैक किया था। तो उस समय का जो शासक था, बहादुर शाह का जो पिता था मुजफ्फर शाह, उसके टाइम अटैक किया था और भयभीत कर दिया था मुजफ्फर शाह को। और अहमदनगर से बहुत सारा खजाना वगैरह जो है वो लेकर आ गए थे। ऐसे में जो जो लोग बंदी बनाए गए उन बंदी लोगों को भी लेकर आ गए, उसमें महिलाएं भी आ गई। लेकिन उनके साथ में इस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया जिस प्रकार से आमतौर पर शत्रु पक्ष के द्वारा किया जाता था। तो वो जो नृत्य वगैरह का आयोजन किया गया तो बहादुर शाह ने उस महिला की तारीफ की, नृत्यांगना की। ये एक सोर्स है, उदयपुर राज्य का इतिहास भाग 1, पृष्ठ संख्या शायद 316-17 करके होगी, मैं लगा दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो बहादुर शाह ने जब उस महिला की तारीफ की तो महाराणा सांगा के भतीजे ने कहा कि पता है आपको ये नृत्यांगना कहां से लाए थे? बोले कहां से? बोले वो अहमदनगर पे जो हमने अटैक किया था वहां से लाए थे। बहादुर शाह ने ये बात सुन के और महाराणा सांगा के भतीजे को वहीं पर मार दिया। मेवाड़ के और जो सामंत वगैरह थे, जो यहाँ के लोग थे, उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली, कटार निकाल ली। बोले इसको सल्टाएंगे, भाई हमारे राज्य में शरण मांगता है, हमारे शासक के साथ में, हमारे सामंत के साथ में, महाराणा के भतीजे के साथ में इस प्रकार से करता है, उसको मौत के घाट उतार देता है। तो जब यहाँ के सामंत बहादुर शाह को मारने के लिए तैयार खड़े थे नंगी तलवारें लेकर, तो महाराणा सांगा की जो माता थी, जो हलवद के राजा की पुत्री थी, इधर ये गुजरात वाला जो क्षेत्र आता है, यहाँ के राजा की पुत्री थी महाराणा सांगा की जो माता थी, वो कटार निकाल लेती है और उन सामंतों को रोकती कि अगर किसी ने मेरे बेटे के, शब्द सुनना, क्या कहा उन्होंने कि अगर किसी ने मेरे बेटे बहादुर शाह को कुछ भी किया तो मैं कटार घोंपकर खुद की जीवन लीला समाप्त कर लूंगी। तो सामंत क्या करते? सामंतों ने छोड़ दिया अपने हथियार, बोले नहीं मारेंगे इसको। लेकिन यहां के लोगों में इस बहादुर शाह के प्रति घृणा सी हो गई। अब घृणा हो गई तो ये बहादुर शाह कहां पर गया? ये मेवात की तरफ चला गया कुछ समय के लिए, क्योंकि यहां के लोग अब उसको नापसंद करने लग गए। महाराणा सांगा तक जब ये बात पहुंची तो महाराणा सांगा ने कहा कि बहादुर शाह ने जो किया वो ठीक किया। फिर वही वैल्यूज, और दूसरा सवाल वही, क्या मूल्यों को निभाना, आपको सभी के लिए समान रूप से मूल्यों को निभाना चाहिए, या जो व्यक्ति जैसा है उसके अनुसार आपको मूल्यों को निभाना चाहिए? खैर, महाराणा सांगा के पास जब ये बात पहुंची तो महाराणा सांगा ने कहा कि बहादुर शाह ने जो किया वो ठीक किया। जो भतीजा था उसको इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए थी बहादुर शाह के साथ। अगर बहादुर शाह ऐसा नहीं करता तो मैं अपने भतीजे को दंड देता, क्योंकि उसने जिस प्रकार की बातें की वो बातें गलत थी। वही उन्होंने अपनी वैल्यूज को, अपने मूल्यों को ज्यादा महत्व दिया। ये यहां से चला गया, मेवात की तरफ चला गया, और कुछ समय बाद मेवात में रहकर ये वापस कहां पर आ गया? इधर आ गया, मेवाड़ की तरफ।
भाई मेवात और मेवाड़ का अंतर समझ लेना। मेवात जो है ये अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है राजस्थान में, इसको मेवात कहा जाता, अभी मेवात कहा जाता है इसको। और ये वाला जो है ये है मेवाड़, जिसको हम चित्तौड़ उदयपुर वाला जो क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये बहादुर शाह मेवात में रहकर कुछ समय और फिर वापस यहां पर आ गया। अब जब ये यहां पर आया तो इसको जानकारी मिली, बोले गुजरात का जो शासक था, इसका जो भाई शासक बना था सिकंदर शाह, उस सिकंदर शाह की डेथ हो गई। सिकंदर शाह की डेथ के बाद नासिर शाह को कुछ समय के लिए यहां का सुल्तान बना दिया गया। यहां का ही एक व्यक्ति था, कोई अली पठान करके कोई व्यक्ति था, वो यहां पर आया और उसने बहादुर शाह को इस बात की सूचना दी। बोले सिकंदर की तो डेथ हो ली और नासिर को वहां का अगला सुल्तान बना दिया है, मौका अच्छा है, आप अटैक कर दो। ये बहादुर शाह यहां पर जाता है गुजरात की तरफ, चांद खां को तो यहीं छोड़ देता है जो इसका भाई इसके साथ में आया था, और चांद खां को यहां छोड़ के इब्राहिम खां को अपने साथ ले जाता है। बोले इब्राहिम चल आजा, तू साथ चल, और जो अपनी टुकड़ी उकड़ी है सेना वेना की वो ले चल, और यहां पर जाकर और ये गुजरात पर अधिकार कर लेता है ये बहादुर शाह। तो वो बहादुर शाह जिसके कभी प्राणों को संकट था, वो मेवाड़ में आया इस मंशा के साथ कि मेवाड़ को मैं एक दिन बर्बाद कर दूंगा, और मैं शरण भी उसी राज्य में लेने के लिए जा रहा हूं जिस राज्य को मैं एक दिन बर्बाद करूंगा। उस राज्य ने उसको न केवल शरण दी, बल्कि महाराणा ने यहां तक कहा कि भतीजे का जो व्यवहार था उसके साथ में वो ठीक नहीं था, इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अगर बहादुर शाह उसको दंड नहीं देता तो मैं अपने भतीजे को दंड दे देता। तो जो वैल्यूज हैं उन मूल्यों को इतना महत्व दिया। बहादुर शाह को जब यहां उसके किए पर अगर मौत के घाट उतारा जाता तो खुद महाराणा सांगा की जो माता थी उन्होंने उसको बचा लिया कि ये मेरा बेटा है, और मेरे बेटे के साथ में अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं कटार घोंपकर अपनी हत्या कर लूंगी। मतलब वो बहादुर शाह जिसको यहां पर भी मृत्यु मिलना तय थी, और वो बहादुर शाह जिसके यहां पर भी मृत्यु मिलना लगभग तय हो चुकी थी, उस बहादुर शाह को जीवन दान दिया मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा ने, महाराणा सांगा की माता ने। आगे जब यहां पर सत्ता का परिवर्तन होता है मेवाड़ में, तो महाराणा सांगा की 1528 में डेथ होती है। 1528 में डेथ होने के बाद कुछ समय के लिए 3 वर्ष के लिए उनके जो बेटे थे रतन सिंह, वो अगले शासक बनते हैं। लेकिन आपसी गुटबंदी वगैरह के कारण, आपसी झगड़ा गुटबाजी इसके कारण, और रतन सिंह जो है वो बूंदी के शासक के साथ में शिकार के बहाने गए थे और दोनों एक दूसरे का शिकार कर लिया। दोनों ने सोचा बोले शेर का शिकार ये करेगा, मतलब जो भी शिकार करने के लिए जाते थे, और खुद का ही शिकार हो गया। मतलब रतन सिंह की डेथ हो जाती है। अगले जो बालक थे विक्रमादित्य अगले शासक बनते हैं, इनकी भी कुछ समय में डेथ हो जाती है। फिर उदय सिंह अगले शासक बनते हैं। तो देखो ये जो दौर है बड़ा उठा पटक का दौर है। यहां पर जब विक्रमादित्य अगले शासक बनते हैं मेवाड़ के, तो विक्रमादित्य की माता थी कर्मावती या कर्णावती। विक्रमादित्य जो 1531 से और 36 तक मेवाड़ के शासक रहे थे, उन्हीं विक्रमादित्य के समय ये जो गुजरात का बहादुर शाह, इसके द्वारा यहां पर अटैक किया गया 2 बार। एक बार तो 1533 में और दूसरी बार 1534-35 में। वही बहादुर शाह जिसको मेवाड़ ने कभी शरण दी थी, उसके कारण यहां पर बहुत सारी वीरांगनाओं को जिंदा अग्नि को गले लगाना पड़ा। वही बहादुर शाह जिसको कभी मेवाड़ ने शरण दी थी, उसके कारण यहां पर बहुत सारे योद्धाओं ने केसरिया किया। पहली बार जब बहादुर शाह ने यहां पर अटैक किया 1533 में, तो कर्णावती को एक तो अपना रणथंबोर का जो किला है वो इसको देना पड़ा। पहली बार में संधि करनी पड़ी और संधि करके इसको लौटा दिया था। 1533 में इस बहादुर शाह के साथ में संधि की, एक तो इसको रणथंबोर का किला दिया, इसके अलावा इसको 10 हाथी दिए, 100 इसको घोड़े दिए, और इसके अलावा मालवा का ये जो शासक था, भाई राजस्थान और मध्य प्रदेश से लगता हुआ जो क्षेत्र है मालवा का एक शासक था महमूद खिलजी सेकंड, जिसको कभी मेवाड़ के महाराणा सांगा के द्वारा बंदी बना लिया गया था, बंदी बनाए रखा और बाद में फिर दया दिखाते हुए छोड़ दिया गया था। तो ये महमूद खिलजी बड़ा प्रसन्न था महाराणा सांगा के इस व्यवहार से, और इसने जब ये आजाद हुआ तो महाराणा सांगा को एक तो मुकुट दिया था रत्नों से जड़ा हुआ, और एक अपनी कोई कमर पेटी थी बेल्ट जो रत्नों से जड़ी हुई थी, वो भेंट की थी, गिफ्ट दी थी। तो जब ये बहादुर शाह के साथ में रानी कर्णावती संधि करती हैं, तो 10 हाथी देती है, 100 घोड़े देती है, रणथंबोर का किला भी देती है, और इस महमूद खिलजी सेकंड की जो कमर की पेटी थी, जो बेल्ट थी रत्नों से जुड़ी हुई, वो भी इसको देती है, और ये लौट जाता है यहां से। लेकिन फिर ये वापस आता है, और 1534-35 में जब ये वापस से अटैक करता है, तो अब यहां की जो ये वीरांगनाएं थी,
इन वीरांगनाओं को यहां पर जौहर करना पड़ता है। एक ताम्रपत्र है, पुर ताम्रपत्र जिसको कहता है, मतलब पुर मतलब स्थान है, एक जगह है पुर, वहां का ताम्रपत्र है। ताम्र यानी कि तांबे का, पत्र यानी एक टुकड़ा सा, उस पर लिखी हुई, वहां से जानकारी मिलती है कि रानी कर्णावती ने यहां पर जौहर किया था 1534-35 में, जब बहादुर शाह यहां पर अटैक करता है। जौहर होने का मतलब आप समझते हैं कि जिंदा अग्नि में कूदना। इस पीड़ा को तब फील कर सकते हैं, कभी होलिका दहन पर आप गए होंगे तो वहां पर ये देखते हैं कि जब होलिका दहन होता है तो उसके पास में नहीं जाया जाता, बहुत हीट फील होती है। ऐसे में कोई महिला जिंदा अग्नि को गले लगा रही है, उस अग्नि कुंड में कूद रही है, तो ये मृत्यु बड़ी पीड़ादायक होती है, दर्दनाक होती है मृत्यु। यहां की वीरांगनाओं को ऐसा करना पड़ा, किस व्यक्ति के कारण? उस व्यक्ति के कारण जिसको कभी मेवाड़ ने अपने यहां पर शरण दी थी। अब इतिहास में आप एक चीज और ये पढ़ते हैं, इस अब यहां जो हुमायूं था, वो हुमायूं इस साइड में आया हुआ था। कुछ सोर्स बताते हैं कि वो ग्वालियर में था, कुछ सोर्स बताते हैं कि वो आपके सारंगपुर में था। और यह पढ़ाया गया कि वो रानी कर्णावती की हेल्प करने के लिए आ रहा था। बोले क्यों? क्योंकि रानी कर्णावती ने उसको राखी भेजी थी और यह कहा था कि आप मेरे भाई हो और आप मेरी हेल्प करो। लेकिन यह नहीं पढ़ाया, वो जो राखी भेजी थी ना भाई, उस एंगल को जोड़ दिया कि उस राखी के कारण और ये हुमायूं यहां हेल्प करने के लिए आ रहा था तो फिर यहां ग्वालियर में, सारंगपुर में क्यों रुक गया? आगे तक क्यों नहीं बढ़ा? तो जैसा सोर्स में है वही उदयपुर राज्य का इतिहास भाग 1, उसमें भी दूसरे सोर्सेस को कोट किया हुआ है जहां से जानकारी उठाई। दरअसल हुमायूं यहां पर जो आ रहा था वो इस बहादुर शाह पर अटैक करने के लिए आ रहा था, ना कि चित्तौड़ को बचाने के लिए, और आया भी नहीं। अटैक करने के लिए क्यों आ रहा था? क्योंकि इसका एक व्यक्ति था हुमायूं का, मोहम्मद जमा, और वो मोहम्मद जमा इस हुमायूं का बागी होकर और बहादुर शाह के पास में चला गया। बहादुर शाह ने उसको शरण दे दी। अब बहादुर शाह ने जब शरण दी तो हुमायूं ने कहा कि मेरा बागी आदमी है, दुश्मन है, मेरे को लौटा दे। बहादुर शाह ने लौटाने से मना कर दिया, बोले नहीं लौटाऊंगा। और मना तो किया जो किया, 40,000 की फौज और भेज दी ततार खां को देके कि ततार खां तू जाओ और हुमायूं पे अटैक कर दे। अब यह बात अलग है कि वो हार गया था, ततार खां हार गया, मतलब बहादुर शाह की हार हो गई। तो इसलिए हुमायूं जो है वो इसे चिढ़ा बैठा था। किससे? बहादुर शाह से। इसीलिए इस पर अटैक करने के लिए वो आ रहा था। एंगल ये जोड़ दिया, बोले साहब राखी भेजी थी इसलिए आया। इसका भी मैं जवाब देता हूं। जब हुमायूं आ रहा था और बहादुर शाह को ये जानकारी मिली जब वो यहां पर था चित्तौड़ में, तो बहादुर शाह ने हुमायूं को पत्र लिखा और यह कहा कि मैं इस समय जिहाद पर हूं और तुम अगर काफिरों की सहायता करने के लिए यहां पर आओगे तो ऊपर खुदा को क्या मुंह दिखाओगे। और यह जवाब सुनकर, मतलब इस पत्र को पढ़ने के बाद, फिर हुमायूं सारंगपुर या ग्वालियर में रुक गया। बोले एक बार इसको अटैक कर लेने दो, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा। जब इसका चित्तौड़ पर अधिकार हो गया था बहादुर शाह का, तो फिर हुमायूं आगे की तरफ बढ़ा। और आगे फिर आप ये पढ़ते हैं कि हुमायूं जब यहां पर आ रहा था चित्तौड़ की तरफ, तो बहादुर शाह यहां से भागा और भागने के बाद फिर वो इधर दीव की तरफ आ जाता है और यहां पर पानी में डूबने से, समुद्र में डूबने से उसकी डेथ हो जाती है। और फिर इतिहासकारों ने पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया? बोले साहब हुमायूं तो आया था हेल्प करने के लिए, लेकिन उससे पहले बहादुर शाह का यहां पे कब्जा हो गया था। अब फिर भी देख लो, हुमायूं के कारण ये डरता डरता भागा यहां से और फिर इसकी डेथ हो जाती है पानी में डूबने के कारण। वो हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा था, वो उस एंगल से आ रहा था कि उसके विरोधी आदमी मोहम्मद जमा को शरण दे रखी थी इस बहादुर शाह ने। और मांगने की, जब उसने मांगा तो देने की बजाय उसने ततार खां को सेना देकर भेज दिया हुमायूं पर चढ़ाई करने के लिए। वो तो अलग बात है कि वो हार गया था, उसका बदला लेने के लिए आ रहा था। अगर वो हेल्प करने के लिए आता तो यहां पर ग्वालियर में या फिर जो सारंगपुर है वहां पर वो रुकता नहीं। जब बहादुर शाह ये कहता कि मैं इस समय जिहाद पर हूं और अगर तुमने यहां काफिरों की हेल्प की तो फिर खुदा को तुम क्या मुंह दिखाओगे, वो इसीलिए रुक गया था। पर मैं समझता हूं कि शायद ये चीज आपने नहीं पढ़ी होगी, आपने वही एंगल पढ़ा होगा जो एंगल आपको पढ़ाया गया होगा। अब आगे हो, विषय हमारा क्या चल रहा था इस वीडियो का? विषय तो हमारा यह चल रहा था कि यहां वाले शासक इतने भोले क्यों थे, या मूल्यों को इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया करते थे कि ये नहीं समझ पाते थे कि शत्रु किस मंशा के साथ में आपके पास में आ रहा है, और जिसके कारण कल को आपकी ही यहां पर जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को जौहर करना पड़ेगा, मृत्यु को गले लगाना पड़ेगा, आपके योद्धाओं को केसरिया करना पड़ेगा। उसके बाद आप शरण दे रहे हो,
ये देखा, बहुत विस्तृत उदाहरण आपने देखा, जैसलमेर का उदाहरण आपने देखा। इसके अलावा कई बार ऐसा होता था कि शत्रु पक्ष सीधे आपके पास में नहीं आ रहा, लेकिन वो क्या करता था कि आपके ही लोगों को अपनी तरफ मिला लिया करता था। तो इसका मतलब हमारे वाले जो शासक थे, ये जो शासक थे यहाँ के राजपुताना वाले या XYZ कहीं के भी शासक, यहां के जो शासक थे, जो यहां के मूल्यों को महत्व दिया करते थे, कहीं ना कहीं उनकी जो डिप्लोमेसी थी या उनका जो गुप्तचर विभाग था वो शायद इतना स्ट्रांग नहीं था। उनको अपनी गुप्तचर व्यवस्था को ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता रही होगी। फिर जैसे हम ये देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, जिसने बहुत सारा अटैक किया, जैसे अगर आप इंडिया के इस मैप से देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजपुताना की रियासतों पर अटैक किए। ये चित्तौड़ 1303 में जब यहां के शासक रावल रतन सिंह थे, रानी यहां की पद्मिनी थी। या इसके अलावा आप इधर आ जाएं, जालोर में 1311 में यहां पर अटैक किया था। जालोर में, जालोर से पहले ये सिवाना, जहां पर 1308 में अधिकार कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने 10 नवंबर 1308 को, जैसा डॉक्टर दशरथ शर्मा बताते हैं, ये सिवाना में। या इसके अलावा आप इधर देखोगे तो ये रणथंबोर, जहां पर यहां के शासक थे अमीरदेव चौहान, 1301 में यहां पर अटैक कर दिया था, यहां का शाखा हुआ था। 1301 रणथंबोर, 1303 चित्तौड़, 1311 जालोर, 1308 सिवाना। इसके अलावा ये जो जैसलमेर है, इस जैसलमेर रियासत पर भी अटैक किया था। अब ये थोड़े सोर्सेज अलग अलग हैं, आपको कंफ्यूज करेंगे, पर आप केवल ये ध्यान रख लेना कि अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर अटैक किया था जैसलमेर पर, जब यहां के शासक थे मूलराज। समय आप अलग अलग सोर्सेज में पढ़ेंगे तो अलग अलग समय आपको मिलेगा। कुछ जगह आपको ये बताया जाएगा, बोले साहब ये 1299 में हुआ जैसलमेर में अटैक, कुछ ये कहेंगे नहीं साहब ये 1308 में हुआ था, कुछ कहेंगे बोले नहीं साहब ये तो 1311 में हुआ था। तो ये अलग अलग सोर्सेज आपको बताएंगे। मोटी मोटी कहानी ये देख लेना कि ये उधर भी वो अटैक कर रहा है, वहां पर शाखा हो रहा है, मतलब महिलाओं को जिंदा अग्नि में कूदना पड़ रहा है। सिवाना में हो रहा है, जालोर में हो रहा है, चित्तौड़ में हो रहा है, रणथंबोर में हो रहा है। यहां पर यहां के जो शासक थे उनकी गुप्तचर जो व्यवस्था थी, गुप्तचर व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी, उसके कारण ही ये यहां पर जीत पाया। भले आप रणथंबोर का उदाहरण ले लो, रणथंबोर के जो शासक थे हमीरदेव चौहान, हम ये पढ़ते हैं कि हमीरदेव चौहान के दो व्यक्ति थे, रणमल और रतिपाल। और अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत प्रयास कर लिया था, वो रणथंबोर को जीत नहीं पा रहा था, क्योंकि हम ये देखते हैं कि उसने 1299 में यहां पर फौज भेजी, अलुग खां, नुसरत खां और अल्प खां के नेतृत्व में भेजी थी यहां पर फौज, पार पड़ी नहीं थी। फिर बाद में दोबारा उसने फौज भेजी, और जिसमें उसका जो सेना नायक था नुसरत खां, वो तो नुसरत हो लिया था, उसकी तो डेथ हो गई थी। हमीरदेव चौहान की जो सेना थी, उन्होंने इन तुर्कों के साथ में जो आई हुई महिलाएं थी, उन महिलाओं तक को बंदी बना लिया था और उनको मट्ठा बेचने के काम पे लगा लिया था, जैसा नैनचंद्र सूरी का एक सोर्स है अमीर महाकाव्य, वहां से हमको जानकारी मिलती है। इसका मतलब यह है कि हमीरदेव चौहान की जो सेना है वो भारी पड़ रही थी। ये जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी वो यहां पर कहां से पहुंची थी, वो गुजरात से होती हुई और इधर जालोर के मार्ग से और यहां पर पहुंची थी। गुजरात में बहुत तोड़फोड़ की थी, बहुत माल लूटा था, तो लूट का माल इनके पास में था। तो यहां पर जब अटैक किया था तो यहां के जो भीम सिंह और धर्म सिंह थे रणथंबोर के, उन्होंने इस तुर्की सेना के पास में जो लूट का माल था, उस लूट के माल को भी लूट लिया था, और फिर उसको लूटने के बाद बहुत निश्चिंत हो गए थे। तो घात लगाकर इन तुर्कों ने अटैक किया, जिसमें भीम सिंह की डेथ हो जाती है। धर्म सिंह की बाद में हमीरदेव चौहान के द्वारा आंखें फुड़वा दी जाती हैं। खैर वो विषय नहीं, मैं उधर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारा विषय केवल यह है कि पहचान क्यों नहीं पा रहे हो आप, इसके अलावा आपकी गुप्तचर व्यवस्था में क्या कमियां थी, उस पर हमारा बात करने का विषय है। तो ये जो सोर्सेज हम देख रहे हैं यहां से, तो यह स्पष्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना की आरंभिक तौर पर उसका मोर्चा कमजोर था, जीत नहीं हो पा रही थी। तो 3 बार जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर सेना भेजी, रणथंबोर को नहीं जीत पाया वो, तो चौथी बार उसको खुद यहां पर आना पड़ा। जब वो खुद यहां पर आया तो उसको यह सूचना मिली कि साहब उधर अवध में तुम्हारे खिलाफ विद्रोह हो गया, तुम्हारी गद्दी जा सकती है। तो ऐसे में उसने एक मोर्चे पर तो संधि की बात चलाई, दूसरे मोर्चे पर बहुत ताकत से उसने युद्ध की तैयारी करता रहा। फिर तब भी अगर पार नहीं पड़ी तो उसने 2 व्यक्तियों रणमल और रतिपाल को अपनी तरफ मिला लिया और यह कहा कि मैं तुमको रणथंबोर का जो किला है ये जीतने के बाद दे दूंगा, तुम मेरी हेल्प करो। दुर्ग के अंदर के आदमी ही उस अलाउद्दीन खिलजी से जाकर मिल गए, और जब जाकर मिल गए
तो दुर्ग के अंदर जिस मोर्चे पर सेना का जमावड़ा कम था या सिक्योरिटी कम थी, वहां से शत्रु दल को प्रवेश करा दिया। यानी जिस मोर्चे पर आप कमजोर हो उस मोर्चे की जानकारी अलाउद्दीन खिलजी को दी और परिणाम आपके सामने है। 1301 में रणथंबोर का शाका हुआ। तो यह बात स्पष्ट इशारा करती है कि आपकी गुप्तचर व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों थी। आप पहचान क्यों नहीं पा रहे हो, आप उस एंगल पे भी क्यों नहीं सोच पा रहे हो कि शत्रु जब इस प्रकार की चालें चल सकता है तो क्यों ना आप ही शत्रु के व्यक्ति को अपनी तरफ मिला के और खुद के व्यक्तियों को शत्रु के दल में प्रवेश करा दो। जैसा चाणक्य की नीति में हमको पढ़ने को मिलता है कि अलग अलग प्रकार के गुप्तचर हुआ करते थे, जो सन्यासी के भेष में रहते थे, जो विद्यार्थी के भेष में रहते थे, जो महिलाओं के भेष में जो गणिकाएं होती थी वो भेज दी जाती थी, वहां पर जहर पिलाकर उसको मार दिया करती थी। दूसरे के ग्रुप में प्रवेश करा के और जहर देकर या पीसा हुआ जो कांच है वो देकर शत्रु की हत्या कर दी जाती थी। आप उस लेवल पे क्यों नहीं कर रहे थे? मूल्यों को महत्व दे रहे थे, लेकिन मूल्यों को क्या सब जगह महत्व दिया जाना चाहिए? इधर आओ भाई। एक बात तो निश्चित है कि यहां के शासकों में शौर्य की, साहस की कहीं कोई कमी नहीं थी। इक्के दुक्के आप एग्जाम्पल छोड़ दो, इस प्रकार के अपवाद सब जगह मिलते हैं। शौर्य साहस की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इसका मतलब हम एक राजा को अपने विभाग में अलग अलग मोर्चे पर जो काम करना चाहिए, अपनी गुप्तचर व्यवस्था को, XYZ व्यवस्था को, इसके अलावा मूल्यों को कहां ज्यादा महत्व देना है, कहां नहीं देना, किसके लिए ज्यादा महत्व देना है, किसके लिए नहीं देना, यह एक तराजू में तोलकर रखना चाहिए था कि हां इस पक्ष के लिए हमको महत्व देने की आवश्यकता है और इस पक्ष के लिए हमको महत्व देने की आवश्यकता नहीं है अपने मूल्यों को। एक और अगर आप उदाहरण देखें तो फिर आपको ये लगेगा कि हां फिर गुप्तचर व्यवस्था में फिर दिक्कत थी। यहां आप जाएंगे तो जालोर आता है। जालोर में हम ये देखते हैं कि 1311 ईस्वी में यहां का शाका हुआ था, जब यहां के शासक थे कानड़देव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी जीत नहीं पा रहा था जालोर को। 1311 में उसका यहां पर अधिकार हुआ था और इसका नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया गया था। लेकिन उससे ठीक पहले जालोर की जो सेना थी, कानड़देव चौहान ने इस अलाउद्दीन खिलजी की सेना को ठेठ या मलकान तक खदेड़ दिया था, मलकान के युद्ध में हरा दिया था। इनका एक सेनापति जो बंदी बना लिया गया था, शम्स खान, परिवार सहित बंदी बना लिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी को खुद आना पड़ा था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना यहां इस मोर्चे पर कमजोर हो रही थी, बावजूद इसके जबकि 1308 में, ठीक इससे पहले 3 साल पहले, उन्होंने सिवाना के किले पर अधिकार कर लिया था। सिवाना जो अभी बालोतरा जिले में आता है राजस्थान के, वहां पर जब उन्होंने अधिकार कर लिया था तो यहां के शासक थे सातलदेव और सोम, जिनको आप किताबों में शीतलदेव और सोम के नाम से पढ़ते हैं। उनके संबंध में तो खुद ही अलाउद्दीन खिलजी ये कहता है, जब उसने सिवाना का किला देखा तो उसके मुख से निकल गया था, बोले यहां का शासक किसी सिमुर्ग की भांति है। मतलब कोई एक बहुत खतरनाक है, कोई पक्षी होता है, उसकी संज्ञा दी यहां पर सातलदेव को। और ये कहा कि बोले ये जो सिवाना का किला है, ये देखने में ये ऐसा लगता है जैसे कोई डरावने ऐसे जंगल में बना हुआ है, और यहां का शासक एक जंगली सिमुर्ग की भांति है और उसके जो साथी है वो पहाड़ी गिद्धों की भांति उसकी रक्षा करते हैं। सातलदेव ने जब युद्ध लड़ा था तो उसका शरीर जब यहां पर लाया गया अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष, तो उसकी सेना एक बार उस मृत शरीर को देख के दहशत में आ गई कि इतना लंबा चौड़ा भी कोई व्यक्ति होता है क्या। पहले मोर्चे पर जब यहां पर सेना भेजी गई थी तो नाहर खां जो था, उसका सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का, उस नाहर खां को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसका मतलब सीधे इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की कोई विजय नहीं हो रही थी। फिर यह विजय कैसे हुई? अंदर के ही एक व्यक्ति को मिलाया गया और अंदर के उस व्यक्ति को मिलाकर प्रलोभन दिया गया। प्रलोभन देने के बाद उस व्यक्ति से दुर्ग के अंदर जो कुंड हुआ करता था, जो भोजन का भंडार हुआ करता था, वहां पर गाय का रक्त, गाय की हड्डियां वगैरह, मांस वगैरह मिला दिया गया, जिससे खाने और पीने का संकट पैदा हो गया। अब आप भूखे प्यासे कैसे आप युद्ध लड़ोगे? वही बात, वैल्यूज, आप कैसे युद्ध लड़ोगे? फिर वही बात, आपकी गुप्तचर व्यवस्था, जब शत्रु आपके साथ ये कर रहा है, आपके व्यक्तियों को अपनी तरफ मिला रहा है, अगर वो आपको जहर दिला रहा है, आपके खाद्य और जो पेयजल व्यवस्था है उसको अगर वो दूषित कर रहा है, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? आप भी तो उस मोर्चे पर सोचो, जो वो जैसा आपके साथ कर रहा है तो आप भी तो वैसा कर सकते हो। फिर चलो इस योजना से इस सिवाना के दुर्ग पर अधिकार हो गया। सिवाना से आगे बढ़कर जब वो जालोर पहुंचा तो जालोर से पहले उसने सांचौर वाला जो क्षेत्र है,
इसके अलावा भीनमाल वाला जो क्षेत्र है सांचौर, ये आपके जालोर में आता है, जालोर जिले में। भीनमाल ये भी आपके जालोर जिले में आता है। सांचौर महावीर जैन मंदिर है, खूब लूटपाट मचाई वहां पर। भीनमाल जो शिक्षा का केंद्र था, इसको तोड़ा, आसपास के हिस्सों को लूटा, लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा, ताकि जालोर के अंदर यह दहशत पैदा की जा सके कि देख लो तुम्हारा क्या हश्र होने वाला है। कानड़देव चौहान अलाउद्दीन खिलजी की इस कार्यवाही से घबराए नहीं, बल्कि उनकी जो तुर्की सेना थी उसको खदेड़ते 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 खदेड़ते, और ये ठेठ ये जो नागौर में आता है, मलकान मेड़ता में, वहां तक खदेड़ दिया और उसके सेनापति को बंदी बना लिया गया। बाद में अलाउद्दीन खिलजी को खुद आना पड़ा और फिर वो यहां पर आकर अटैक करता है। जब भी पार नहीं पड़ी तो फिर अंदर के एक व्यक्ति को बुलाया गया, उसको फिर वही प्रलोभन दिया गया। उसको प्रलोभन देने पर सेना जिस मोर्चे पर कमजोर थी उस मोर्चे की जानकारी ली गई। आप ये भी पढ़ते हैं कि बोले साहब वो राई वगैरह डाली गई कि किस हिस्से पर थोथ है जहां से अंदर पहुंचा जा सके। अब इस प्रकार की कहावतें बहुत सारी हैं, उनको आप छोड़ो। कहने का अर्थ यह है, भाई सांकेतिक रूप से भी कई बातें लिखी जाती हैं। कहने का अर्थ यह है कि दुर्ग के अंदर का एक व्यक्ति उससे जाकर मिल रहा है, वो क्यों मिलेगा? वो प्रलोभन के कारण मिलेगा। तो जब इधर का व्यक्ति इधर जाकर मिल रहा है प्रलोभन के कारण, तो क्या इधर का व्यक्ति इधर आकर नहीं मिल सकता? प्रलोभन के कारण मिल सकता था। तो इसका मतलब आपकी जो गुप्तचर व्यवस्था थी उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत थी, उसको मजबूत किया जाना चाहिए था। भाई केवल शौर्य, साहस या बहुत जबरदस्त रण कौशल से ही युद्ध नहीं जीत सकते। उसके लिए आपको, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं कि साम दाम दंड भेद, सब चीजें आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो यहां जब इन मूल्यों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो इससे पहले वाले तो बताकर जा चुके हैं कि साम दाम दंड भेद, युद्ध में आपको सारी चीजों को महत्व देना पड़ेगा, तब ही जाकर आप एक छत्र राज कर सकते हैं। बहुत सारे इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं। ये कुछ सेलेक्टेड उदाहरण थे जो थोड़ी समझ विकसित करते हैं इस संपूर्ण विषय पर। आपका क्या विचार है? आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।